नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एनालॉगस सिस्टम करेंगे, जिसमें ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने लिया हुआ है और एक डायग्राम ये दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको एनालॉगस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाना है। क्या यूज़ करके? फोर्स वोल्टेज एनालॉगी का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पहले तो देखना है कि क्या एनालॉगी इस्तेमाल करना है। तो फोर्स वोल्टेज, तो फोर्स वोल्टेज आपको क्लियर रहना चाहिए कि हाँ, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में जो टेबल हमने पिछले वीडियो में बताया था वो आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद आप देखिए, तो हमें इससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम होगा, हर मास का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के उनकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको अलग अलग लिख लेना, और हर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेने के बाद हम इस फोर्स वोल्टेज एनालॉगी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मास m1 की बात करते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक बार देख लीजिए, मास m1 में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे m2 में x2 और m3 में कितना हो रहा है? x3 हो रहा है। तो अब एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं m1 की, तो लिखेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख लिया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। और m1 में फोर्स जो लग रहा है, आप देखें तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ आपका फोर्स लग रहा है F। और इसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो इसका इनर्शिया फोर्स लगेगा, और इनर्शिया फोर्स कितना होगा? m1 इंटू डी बाई डी टी का स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? x1। मैं t का टर्म बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो आप वैसे अगर न्यूमेरिकल में जहाँ भी आवश्यकता होगी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लाप्लास नहीं लेना है, तो इसलिए हम वहाँ पे t नहीं लिख रहे हैं। इसके अलावा और कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पे एक डैम्पिंग फोर्स बना हुआ है, डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, तो डैम्पिंग फोर्स को भी हम लोग यहाँ पे दिखा लेते हैं। तो डैम्पिंग फोर्स कितना है आपका? देखिए तो है b1 डी बाई डी टी ऑफ। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट m1 का x1 हो रहा है और m2 का कितना हो रहा है? x2। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ b1 में, वो होगा आपका x1 माइनस x2। कितना होगा? x1 माइनस x2। मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ, x1 माइनस x2। तो ये हमें मिल गया। अब यही दो फोर्स लग रहे थे m1 पे, और एक नीचे की तरफ लग रहा था, जो कि हम लोगों ने अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। तो इसके अलावा और कोई नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल से बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? F इज इक्वल टू m1 डी बाई डी टी का स्क्वायर इंटू x1 प्लस b1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2। तो ये आपका एक इक्वेशन मिल गई। किसकी मदद से? जब हमने जो है m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर लिया है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसके लिए? m2 के लिए। तो देखिए, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। तो देखिए, मैंने लिख लिया FBD ऑफ m2, और m2 पे देखिए फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो आप देखेंगे तो फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? m2 पे नीचे की तरफ फोर्स जो है इस डैम्पिंग के कारण लग रहा है। तो डैम्पिंग के कारण लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना है? b1 डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2। फिर इसके बाद इसमें इनर्शिया फोर्स एक लग रहा होगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो रिवर्स डायरेक्शन में मैं लिख लेता हूँ, कितना हो गया? m2 डी बाई डी टी ऑफ का स्क्वायर इंटू x2, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2 का है। फिर इसके अलावा और भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक यहाँ स्प्रिंग फोर्स और यहाँ पे एक डैम्पिंग फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना है? अगर आप देखें ध्यान से, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा आपका? K2 इंटू, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ x2 का डिस्प्लेसमेंट है m2 में, और ऊपर से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जा रहा है? x3 आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है होगा वो x2 माइनस x3 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x2 माइनस x3। और वैसे ही डैम्पिंग के लिए भी देख लीजिए, तो डैम्पिंग में भी बिल्कुल वैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो होगा v2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x2 माइनस x3। तो ये हमें फ्री बॉडी डायग्राम मिल गया। किसका? m2 का। अब हम यहाँ रिजल्टेंट फोर्स जो बैलेंस इक्वेशन होगी वो लिखेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको? b1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2
इज इक्वल टू m2 इंटू डी बाई डी टी का स्क्वायर इंटू x2 प्लस b2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x2 माइनस x3 प्लस k2 इंटू x2 माइनस x3। हमने क्या किया, नीचे के फोर्स को एक तरफ लिख दिया, ऊपर वाले फोर्सेस को ऐड करके एक तरफ लिख लिया। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमें कैसे मिला, M2 के फ्री बॉडी डायग्राम से। अब ऐसे ही अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। किसके लिए, किसकी कौन सा भी एक और मास बच जाता है, वो बच जाता है M3 मास। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है M3। अब इसमें फोर्सेस लिखने हैं हमको कौन कौन से हैं। तो नीचे फोर्सेस देखें तो नीचे की तरफ स्प्रिंग और ये आपका डैम्पिंग है, इसके कारण लग रहा है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे के स्प्रिंग है, और यहाँ पे आपका डैम्पिंग और इसका इनर्शिया है। 3 फोर्सेस ऊपर और 2 नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, तो नीचे की तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपके हैं, पहला फोर्स जो है आपका होगा वो स्प्रिंग के कारण, दैट इज k2 इंटू x2 माइनस x3। और जो दूसरा फोर्स है वो आपका होगा b2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x2 माइनस x3। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखेंगे तो M3 में यही 2 फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे हैं। इसके रिवर्स में देखें तो इनर्शिया फोर्स M3 का लग रहा है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इनर्शिया फोर्स आपका M3 के थ्रू, तो क्या हो गया, M3 इंटू डी बाई डी टी का स्क्वायर इंटू x3। और इसके अलावा 2 फोर्स और लग रहे हैं। एक स्प्रिंग फोर्स है, वो क्या है आपका k3 इंटू x3। और दूसरा आपका डैम्पिंग है। डैम्पिंग की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, b3 है, तो b3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x3। b3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ x3। अब यहाँ पे मैंने x3 माइनस x2 या x1 नहीं लिखा है। क्यों, उसका रीज़न क्या है कि ऊपर जो है यहाँ रिजिड दिया हुआ है, रिजिड है, तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो यानी कि k3 और x3 में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, जितना मास M3 में होगा। तो इस तरीके से आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है। अब आप इसको यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे। तो बैलेंस इक्वेशन में आपको क्या करना है, ये जो एक तरफ वाले फोर्सेस हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे और इक्वल टू करके दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन भी लिख ली है। जो नीचे की तरफ फोर्सेस लग रहे थे उनको एक तरफ, और जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं उनको एक तरफ लिख लिया है। तो ये आपको काम करना पड़ेगा हमेशा जब भी न्यूमेरिकल में कहेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सबकी अलग अलग इक्वेशंस आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से लिख लेने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का इस्तेमाल करते हुए, क्या करते हुए, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये जो इक्वेशंस हैं जिनको अभी हम लोगों ने चार्ट में आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, जैसा कि मैं अभी आपको एक बार और दिखा रहा हूँ। ये फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का चार्ट है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ एक बार कन्वर्ट करूँगा, यहीं पे नीचे लिख दूंगा, फिर उनको मैं उठा के नीचे अलग से लिख लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन पहले लिख ले रहा हूँ क्योंकि हमको वहाँ पे बार बार कॉपी पेस्ट करना होगा। तो मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग, क्या लिखा है, यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी द इक्वेशन 1 2 एंड 3 में भी, मतलब वो चेंज हो जाएंगे। तो अब चेंज होके क्या होंगे, इसको हम लोग को मेनली यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 की बात करते हैं। इक्वेशन 1 में देखिए ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। देखिए ये चेंज करके मैंने लिखा है, फोर्स को किससे चेंज किया गया है, ई से। तो मैं यहाँ पे ऊपर आपको पिछले वीडियो का भी एक जो सेक्शन है वो दिखा देता हूँ। तो देखिए फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ई से। तो मैंने एफ की जगह पे ई लिख लिया है। एम की जगह पे देखिए क्या किया गया है, एम की जगह पे एल से रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ M1 है तो हमने क्या लिख दिया, L1 लिख दिया। एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट को किससे, क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक्स को किससे किया गया है, क्यू से, वो लिख लिया है। और उस वैसे ही बी को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, आर से। तो देखिए तो यहाँ बी को किससे रिप्रेजेंट कर लिया है, आर से। तो ये करते हुए बस सिंपल वही इक्वेशन आपको उठा के लिख लेनी है। तो अब आपको मैं यहाँ पे ना लिख के मैं नीचे लिखूंगा क्योंकि इक्वेशन वहाँ पे आपको लिखनी है। तो देखिए सिंपली मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इस इक्वेशन को।
तो देखिए मैंने ऊपर से वो इक्वेशन कॉपी करके यहाँ लिख लिया। अब ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन का जो यहाँ पर ये इक्वेशन है इसको भी हमको यहाँ पे वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो बस आप देखते जाइए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ और उसके बाद आप उसको मैच करा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये इक्वेशन लिख लिया है, पुरानी चीज़ें ही हैं। बी को आर से रिप्रेजेंट करना है तो बी वन है तो आर वन लिख दिया, x1 x2 को q1 q2 लिख लिया है, m को l से रिप्रेजेंट कर दिया गया है और यहाँ पे बस एक नई चीज़ आ गई थी k, तो k को 1/c से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लिख लिया है। अब मैं इसी सेम इक्वेशन को यहाँ से हटा के नीचे ले जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने वही इक्वेशन ऊपर से नीचे कर लिया है कॉपी। अब एक लास्ट इक्वेशन बच जाती है, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको भी जो है हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे चेंज करके लिख लेता हूँ। देखिए मैंने थर्ड इक्वेशन के लिए भी यहाँ पे वैल्यू लिख ली है, जो फोर्स वोल्टेज एनालॉगी का इस्तेमाल करते हुए नई इक्वेशन लिख ली है। और इसको अब मैं फिर से क्या करूँगा, यहाँ से हटा के नीचे सेपरेटली लिख लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये तीनों इक्वेशन रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी मदद से जो है क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले आप देखें ध्यान से, तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन पहली का मतलब ये वाली इक्वेशन की हम बात करें, इस इक्वेशन की बात करें तो आपको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है कि ये एक वोल्टेज है जो कि ये दो वोल्टेजेस के समेशन के बराबर है। तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, अभी आपको मैं बताऊंगा भी कि ये ऐसा किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज E, ये हो गया हमारा L1 और ये हो गया आपका R1, और इस लूप में जो करंट का है वो चार्ज दिखाया जा रहा है Q1, और वैसे भी dq/dt करेंगे तो वो I1 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे बनाया है, पहले R1 क्यों नहीं किया, L1 इधर क्यों नहीं किया, इस तरीके से दिमाग में आ सकता है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, अब आप सेकंड इक्वेशन को देखें तो सेकंड इक्वेशन का LHS देखें तो ये एक तरफ से ये वाला हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है इतना, वो ये हिस्सा, ये दोनों एक बराबर हैं, ये क्या है आपके एक ही हैं। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में दिस वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग यहाँ पे, तो यानी कि ये पूरी वैल्यू आगे के लूप के लिए हमको इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए हमने R1 को यहाँ पे किया। अगर यही L1 वाला सेक्शन यहाँ पर आता तो हम L1 को यहाँ पे कर देते। तो इस तरीके से आप और भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। तो देखिए अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में देखिए ये वैल्यू है इज इक्वल टू दिस। तो अब हमको फिर से यहाँ पे बनाना है, लेकिन कौन से सेक्शन को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनाए, कौन सा को किसको जो है वर्टिकल बनाए। हॉरिजॉन्टल मतलब इस लाइन पे और यहाँ वर्टिकल में इस लाइन पे। तो उसके लिए आपको क्या समझना है, कैसे। अब आप थर्ड इक्वेशन को देखें तो इसमें आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों हिस्सा सेम है। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंडक्टर वाला सेक्शन बना दें, और इस हिस्से में देखिए यहाँ पे दोनों हिस्से को सीरीज में यहाँ लाना पड़ेगा। तो यानी कि एक आपका क्या आ गया रेजिस्टेंस और दूसरा क्या हो गया आपका कैपेसिटर। इन दोनों को यहाँ पे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये वैल्यू कितनी है, L2 है, ये वैल्यू कितनी है, R2 है, और ये वैल्यू कितनी है, C2 है। तो इस तरीके से बन गया। और यहाँ पर जो भी हमारा करंट होगा वो क्या हो जाएगा, Q2 या I2 कह सकते हैं। Q2 का मतलब चार्ज है, I2 दिखाएंगे तो dq/dt है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया, ये क्लियर हो रहा है। अब वैसे ही हम थर्ड लूप की बात करें तो इसमें तो ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए ये वाला सेक्शन है। इसके बाद ये वाला हिस्सा हमको यहाँ पे बनाना, तो अब इसके आगे कोई लूप नहीं है तो हम बस बनाते चले जाएं। तो देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ थर्ड लूप, तो ये बन जाएगा आपका इंडक्टर, ये कितना हो गया L3, इसके बाद यहाँ पे आपका आ गया R3, और यहाँ पर क्या हो गया आपका C3, और यहाँ पर जो भी चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा आपका Q3। अब आप देखिए तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 फ्लो कर रही है करंट, यहाँ Q1 नीचे की तरफ है और Q2 ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी इस वाली ब्रांच में देखेंगे तो Q2 माइनस Q3 है। अब देखिए यहाँ पे Q2 माइनस Q3 है, और इन सब में जो है वो जो करंट फ्लो हो रही है या चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या है, सिंपली Q3 है। तो इस तरीके से
जो हमारा न्यूमेरिकल ऊपर दिया गया था, एक बड़ा सा ये दिया गया था, इसका इक्विवेलेंट या एनालॉगस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा है, बस आपको क्या करना है, एनालॉगस सिस्टम के लिए जो चार्ट आपको यहाँ बताया गया था वो याद रखना है कि किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक बार आप क्या करेंगे, इनके डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से, फिर वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।